ये पूरा फाइनल अकाउंट का सेट है। इसमें जो पहला टॉपिक आपको दिख रहा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इसमें दो कैटेगरी है बेटा। पहली कैटेगरी किसकी है? बोलो क्या है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। और दूसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ स्टैंड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। बोलतो जो एनजीओ होते हैं ना, म्हणजे दगडूशेठ हलवाई ट्रस्ट, आपके कॉलेजेस, देन तिरुपति बालाजी देवस्थान, सो ऑल दीज आर एनजीओ। एंड देन बेटा लास्ट टॉपिक है इसमें का, अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब ये क्या मुसीबत है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स? जनरली जो आधे अधूरे अकाउंटेंट होते हैं, आधे अधूरे व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी, उनको डबल एंट्री बुक कीपिंग पता नहीं होती है। तो उनको जैसे लगता है वैसे वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो उसको कंप्लीट कैसे करते हैं? आपको 11th में था ये टॉपिक, सिंगल एंट्री, पर वो 11th वाला चुटुक मुटुक था, एकदम कोई दम नहीं था। 12th में पूरा पसीना, बोल दो अभी आपके इसमें फाउंडेशन में पूरा पसीना निकलेगा, मजा आएगा एकदम। दी बेस्ट टॉपिक ओवरऑल। अभी आज पहला अटेम्प्ट जब सीए का आएगा फाउंडेशन का, उसमें जो है बेटा ये पूरा जो सिलेबस है पूरा का पूरा, ये सिलेबस आपको समझेगा कि उसका व्यू क्या है इस टॉपिक को लेकर। पर अगर ओवरऑल बात करूं तो पूरे इसमें जो है आपको क्या कि ये देखना है। अब आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पे दिख रहा है आप सबको अकाउंट का साइकिल मालूम होना चाहिए। साइकिल यानी अकाउंटिंग चालते कशी। तो आप सबको पता है सबसे पहले क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल इवेंट होता है। फाइनेंशियल इवेंट यानी क्या? ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी इज वर्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन। ये ना बेटा शुरू झालंय हॅलो। ट्रांजैक्शन यानी क्या? ट्रांजैक्शन होते हैं, हम लोग क्या करते हैं बेटा? जर्नल करते हैं। क्या करते हैं? जर्नल। फिर जर्नल हम कहाँ पे भेजते हैं? लेजर। फिर सारे लेजर साल में है ना, एक अभी अपना क्लास है बेटा अपने पास, समझो पूरे मिलके यूएसए में 15,000 स्टूडेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो मेरे पास 15,000 लेजर अकाउंट बनेंगे। लेकिन जब मैं टैली करूंगा तो शायद 150 ही बचेंगे। सारे क्या हो जाएंगे? टैली हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फीस कम्स इन टैली, हो गया अकाउंट। तो बचे हुए 150 अकाउंट की मेरी लिस्ट बनेगी, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस पे से क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। अब मोबाइल बंद है बेटा। अब ये जो फाइनल अकाउंट बनता है, क्यों बनाते हैं बेटा फाइनल अकाउंट? बोलो। ऐसे ही टाइम पास। टू नो द फाइनल अकाउंट बनाने के दो पर्पज है बेटा। पहला पर्पज, बिजनेस क्यों करते हैं हम लोग? समाज सेवा, बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए। और व्हाट इज द सेकंड पर्पज ऑफ बिजनेस? तो हमको खाली प्रॉफिट मिल गया तो अच्छा है, अपने को फ्यूचर भी अच्छा चाहिए? फ्यूचर भी अच्छा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? फाइनेंशियल पोजीशन। तो बिजनेस का प्रॉफिट आपको किससे पता चलेगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट से। किससे पता चलेगा? ट्रेडिंग। और किससे पता चलेगा? पी एंड एल अकाउंट से। और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता? बैलेंस से। तो आप सबको ये चीज याद रखना है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। एक नॉलेज बोल के सभी को पता होना चाहिए, ये निकाल भी लेना, ये हर कॉमर्स के स्टूडेंट को आना चाहिए। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ट्रांजैक्शन ऑब्लिक फाइनेंशियल इवेंट। ठीक है, पहले देख लो फिर लिखना बेटा। ये क्रिस्प है पूरे जिंदगी का अकाउंट का। उसके बाद उस पे से हम लोग बनाते हैं जर्नल। और बाद में पता चला यार ये तो बेवकूफी हो गई, सब्सिडियरी बुक सही में अच्छा ऑप्शन है कि नहीं रे बेटा? देन उसके बाद सारी एंट्री सब्सिडियरी बुक से कहां पे जाती है बेटा? लेजर में जाती है। कहां पे जाती है बेटा? लेजर में जाती है। सो दिस इज लेजर। लेजर सारे साल, ये सब कब तक चलता है बेटा? 365 दिन 24 घंटा। और ये होने के बाद इससे क्या बनता है बेटा आगे चल के? टीबी। टीबी म्हणजे तो टीबी नहीं, ट्रायल बैलेंस।
अब बेटा ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस जो बनता है, इट इज टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कि आपने सारी एंट्री का डेबिट क्रेडिट सब कुछ बराबर किया कि नहीं। अब आपका नंबर आता है कि आपको चाहिए कि भैया साल भर दिए कितने लगाए, दिए कितने लगाए, दिए कितने बुझ गए, उसके लिए क्या बनता है, फाइनल अकाउंट। अब बेटा फाइनल अकाउंट के दो पार्ट है। फाइनल अकाउंट में एक होता है आपको पता चले कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है, और आपको पता चले कि भैया फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो बेटा आपको फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस किससे पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर किससे पता चलता है, पी एंड एल अकाउंट। और आलो, और फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है बेटा, बैलेंस शीट। अभी बेटा ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट होता है 12 महीने का, इसलिए उसकी हेडिंग होती है फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट की औकात होती है एक दिन की, इसलिए उसकी हेडिंग होती है एज ऑन। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट इज अकाउंट, इसलिए उसके डेबिट क्रेडिट में टू बाय होता है, और बैलेंस शीट में कभी टू बाय लिखा तो समझ जाने का 11वीं आर्ट्स 12वीं कॉमर्स। ठीक है, ये लिख के लो। एनसीईआरटी या सही पर जरी नसतं तो
अ, पेपर इकॉनॉमी आहे, सायन्स पण झालं. तुमचं मेजर टॉपिक आहे. बोलतो
बेटा आपको 11th में जो फाइनल अकाउंट आपने किया है उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल है, और यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा तब तो बता दूंगा, पर मोटा मोटी समझिए। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बेटा, दो प्रकार की होती है। इनफैक्ट देयर आर थ्री टाइप्स, तीन कैटेगरी होती है। एक का बिजनेस होता है ट्रेडिंग एक्टिविटी, दूसरे का होता है बेटा सर्विस एक्टिविटी, और तीसरे का होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। अभी बिजनेसमैन जो है तीन प्रकार के बिजनेस करता है, ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी क्या बेटा? ये मेरा कंप्यूटर का दुकान है, 10 रुपए में लाया, 12 रुपए में बेच दिया, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो जितने भी सुपरमार्केट, मॉल्स, जितने भी ये लक्ष्मी रोड, ये पूरे रोड पे जितने शॉप है, हम सब लोग क्या है? ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो चीजें बेच रहे हैं। सर्विस, तो ये लोग बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। सर्विस सेक्टर यानी क्या? दोज हु आर नॉट सेलिंग गुड्स, दे आर सेलिंग सर्विसेज। अभी अपना क्लास क्या है बेटा? सर्विस। तो यहाँ पे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा ही नहीं। क्यों? देर इज नो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, डायरेक्ट P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। और मैन्युफैक्चरिंग यानी क्या? अब मैं ये माउस बना के बेचता हूं, तो देन आई एम अ मैन्युफैक्चर। तो वहां पे बेटा ट्रेडिंग के पहले एक अकाउंट बनता है, उसका नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L और फिर बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? अब हमको ये सब सीखना है। देखो यहाँ पे दिया है इनकम स्टेटमेंट को ट्रेडिंग, P&L, इससे जीपी पता चलता है, एनपी, बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली जो है, हम आपको आज जो चीजें सिखाई जाएगी विथ लॉजिक रहेगी। जो फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हो बहुत से लोग, सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स इंपॉर्टेंट। अभी देखो बेटा, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या होता है बेटा? ऑल टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में क्या होती है? डायरेक्ट इनकम। बट trading account is not only a expenses and income account, it's a account of goods also. ट्रेडिंग अकाउंट किसका अकाउंट है बेटा? गुड्स अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स से रिलेटेड बेटा 6 आइटम्स होते हैं। कितने होते हैं? 6। कोई बोलेगा कौन कौन से? काय माहिती है काय काय असतं? ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, परचेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। ये सारे गुड्स के हैं कि नहीं? जो स्टॉक साल के शुरुआत में, उसको क्या बोलोगे? ओपनिंग स्टॉक। जो आपने परचेस किया उसको क्या बोलोगे? परचेसेस। जो अच्छा नहीं है बोल के वापस कर दिया उसको क्या बोलोगे? परचेस रिटर्न। और उसको इंग्लिश में और एक वर्ड क्या है? रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड। आजपर्यंत कळालं नाही मला, बोंबलत बसा. अरे गाढवांनो, गुड्स परत केला, आउट, तो रिटर्न आउटवर्ड। फिर सेल्स, रिटर्न इनवर्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम नहीं है बेटा, इट आल्सो अकाउंट ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री का भी अकाउंट है। अब उसका लॉजिक क्या है? सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट में क्या आएंगे बेटा? एक्सपेंसेस। क्रेडिट में क्या आएगी? इनकम। पर उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक क्यों डेबिट में आता है सर? परचेज डेबिट में क्यों आता है? परचेस रिटर्न क्रेडिट रह के भी डेबिट में क्यों आता है? सेल्स क्रेडिट में क्यों आता है? सेल्स रिटर्न डेबिट रह के भी क्रेडिट में क्यों आता है? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में क्यों आता है? ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम अब सीए कर रहे हैं। कल को किसी ने पूछा इंटरव्यू में, वाई ओपनिंग स्टॉक इज एट डेबिट साइड, नहीं फॉर्मेट है भाई, ऐसे नहीं बोल सकते ना, आंसर चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बेटा? इट कम्स फ्रॉम योर लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या होता है? आपका ओपनिंग। लॉजिकल भाषा में बोलूं तो इट कम्स इन, इट कम्स इन इसलिए डेबिट। परचेस हमेशा क्या है? डेबिट होता है। अब परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, इसलिए वो डेबिट में से क्या होता है बेटा? माइनस। सिमिलरली सेल्स क्रेडिट होता है, पर सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट, इसलिए वो क्रेडिट में जाके क्या होता है बेटा? माइनस। और क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का बचा हुआ गुड्स आगे चला गया तो गोज आउट, तो वो क्या होता है? क्रेडिट। अब उसके अलावा डेबिट में क्या आता है? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस? समझ में लो। समझो बेटा, मेरी दुकान पूना में है और मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं मुंबई से। तो मुंबई से पूना तक मेरे दुकान में आने तक जितना भी खर्चा होगा, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या मेरा मैन्युफैक्चरिंग, सेमी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर, अकाउंट नहीं बना रहा हूं,
तो गुड्स बनने के लिए जितना खर्चा आएगा ऑल आर व्हाट बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे फैक्ट्री में वर्कर्स है तो उनका वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मुंबई से पुणे गुड्स आया, हवा में फेंकेगा क्या बेटा? तो कैरेज इनवर्ड क्या है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन बेटा मोटिव पावर, फैक्ट्री वर्कर्स का सैलरी, फैक्ट्री वर्कर्स वर्क्समैन मैनेजर का सैलरी, गुड्स इंडिया के बाहर से लाए, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑल आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट इनकम एक ही होती है, सेल्स। डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है बेटा? सेल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखो पहला आइटम क्या है ट्रेडिंग में, बोलो? ओपनिंग स्टॉक। दूसरा क्या है? परचेस के नीचे क्या है? परचेस रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड। फिर क्या? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन कौन से नाम पढ़ो? फ्रेट, कैरेज, कस्टम एंड इंश्योरेंस, वेजेस, गैस वाटर फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। क्रेडिट में जनरली क्या रहेगा? सेल्स माइनस क्या होगा? सेल्स रिटर्न। फिर कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक, और फिर आंसर क्या रहेगा? ग्रॉस लॉस। अभी ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि देर आर फ्यू आइटम्स विच वी ओ ऑलवेज कंफ्यूज कि वो ट्रेडिंग में जाएंगे या पी एंड एल में। जैसे आइटम नंबर 1 इज कैरेज। सबसे पहला क्या बेटा? कैरेज। कैरेज का मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। कैरेज का और एक नाम इंग्लिश में होता है फ्रेट। तो बेटा प्रॉब्लम में सिर्फ कैरेज आया या कैरेज ऑन परचेस आया या कैरेज इनवर्ड आया तो इट इज ट्रेडिंग डेबिट। क्या क्या ट्रेडिंग डेबिट में आता है? सिर्फ कैरेज बोलो, कैरेज इनवर्ड बोलो या कैरेज ऑन परचेस बोलो, कहां पे आता है? ट्रेडिंग डेबिट। कैरेज ऑन सेल्स आया, कैरेज आउटवर्ड आया, या फिर कैरेज आउटवर्ड आया, कैरेज ऑन सेल्स आया, तो ये कहां पे आएगा? पी एंड एल। तो आपको बोल दो बेटा कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड में फर्क क्या है। मैं पूना में हूं, ये मुंबई में है सप्लायर, इसने मुझे गुड्स भेजा और उसको लाने के लिए 10,000 खर्चा हुआ मुझे, सो दैट इज कैरेज इनवर्ड। अब ये मेरी कस्टमर औरंगाबाद में, मैंने इसको गुड्स भेजा, उसके लिए 2,000 खर्चा हुआ, तो दैट इज कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड, सो दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो कहां पे जाएगा? पी एंड एल। और जो इसने मुझे भेजा वो कौन सा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग। फिर सिमिलरली नेक्स्ट आइटम इज वेजेस। सिर्फ वेजेस आया, ट्रेडिंग डेबिट। वेजेस एंड सैलरी आया, ट्रेडिंग डेबिट। पर सैलरी आया, बोलो? पी एंड एल डेबिट। अब इसमें दिक्कत कब आती है? प्रोडक्टिव वेजेस देते हैं तो प्रोडक्टिव वेजेस कहां पे आएगा? ट्रेडिंग डेबिट। बोल दो फैक्ट्री के वेजेस। और अनप्रोडक्टिव वेजेस यानी ऑफिस के वेजेस कहां पे आएंगे? पी एंड एल। समझ में आ रहा है? और कभी कभी क्या करते हैं बेटा? वर्क्स मैनेजर सैलरी देते हैं। अब एक्चुअली सैलरी कहां पे आता है? पी एंड एल। पर वर्क्स मैनेजर कहां पे होता है? वर्क्स यानी फैक्ट्री, तो वो कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग। समझ में आया? अच्छा आपको डेप्थ में समझाता हूं मैं। सैलरी एंड वेजेस जो होता है ना बेटा, अभी कभी कभी प्रॉब्लम में वेजेस एंड सैलरी लिखा होता है, कभी कभी सैलरी एंड वेजेस होता है, तो कैसे डिसाइड करने का? वेजेस वर्ड पहला है तो कहां पे आएगा? और सैलरी वर्ड पहला है तो पी एंड एल। पर ऐसे नाम क्यों देते? वो क्या लकी ड्रॉ निकालते क्या? बिल्कुल नहीं। समझो बेटा मेरी फैक्ट्री भी है, ऑफिस भी है, मेरे साल भर के सैलरी और वेजेस मिलके 10 लाख है। कितने हैं? 10 लाख। और उसमें सैलरी 8 लाख है, वेजेस 2 लाख है, तो मैं नाम देता हूँ सैलरी एंड वेजेस। पर बेटा उल्टा है, वेजेस 8 लाख है, सैलरी 2 लाख है, तो मैं नाम देता हूँ वेजेस एंड सैलरी। तो हमको वो नहीं देखना है कौन कितना है, पहला वर्ड वेजेस है तो ट्रेडिंग, पहला वर्ड सैलरी है तो पी एंड एल रहेगा यार। उसके बाद तीसरा कॉन्फ्लिक्ट वाला आइटम है इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कहां पे आती है? इंपोर्ट गुड्स लाते वक्त लगता है तो कहां पे आता है? ट्रेडिंग। और एक्सपोर्ट ड्यूटी पी एंड एल। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ये वाला आइटम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ट्रेड एक्सपेंसेस। तो आपके 12th में और 11th में यहाँ पे फर्क है। हम वहां पे क्या करते थे? ट्रेड एक्सपेंसेस पी एंड एल, और अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ जनरल एक्सपेंसेस आया तो ट्रेडिंग। पर सीए में ट्रेड एक्सपेंसेस ऑलवेज कम्स टू पी एंड एल। कहां पे आएगा ट्रेड एक्सपेंसेस? पी एंड एल। एक इंटरेस्टिंग आता है यहाँ पे, वापस एक इंटरेस्टिंग आइटम डेबिट में, वो क्या है बेटा? रॉयल्टी। सिर्फ रॉयल्टी आया, ट्रेडिंग डेबिट। रॉयल्टी ऑन परचेस या प्रोडक्शन आया, ट्रेडिंग डेबिट। पर रॉयल्टी ऑन सेल्स आया तो पी एंड एल डेबिट। रहेगा याद सबको? ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। यहां तक समझ में आया? अब ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर होता है जीपीआई एनपी। ठीक है? एक जीपी जीपी, सॉरी 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 सॉरी, हाँ। अभी एक चीज याद रखो बेटा, हमको है ना खाली अभी सीए में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं सीखना है, हमको उसकी जर्नल एंट्री आनी चाहिए।
आपको पता है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने आइटम ट्रांसफर होते हैं उसकी जनरल एंट्री होती है। जैसे ट्रेडिंग के डेबिट में क्या दिख रहा है, तो उसकी एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग के डेबिट में जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहे हैं उसकी एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट में क्या है, सेल्स, तो क्या एंट्री होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया। और ये जो परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न है वो परचेस में एडजस्ट होते हैं, बोलते उसकी एंट्री ऐसे होती है। अभी परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस हुआ, बराबर है कि नहीं, तो उसकी एंट्री होती है परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेस। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है, क्या रहेगी, सेल्स क्या हुआ है माइनस, तो सेल्स कम हो गया तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ऐसे। फिर बेटा ये जो जीपी आता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो कहाँ पे जाता है, पी एंड एल, तो उसकी एंट्री होती है। ग्रॉस लॉस आया तो उसकी एंट्री होती है। वो जब मैं एक आधा प्रॉब्लम लेके बता दूंगा आपको आगे। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे है एक ट्रेडिंग अकाउंट का छोटा सा चिल्लर प्रॉब्लम है, करके बताओगे ट्रेडिंग अकाउंट, करो। बुकलेट में जगह है तो बुकलेट में कर दो। यहाँ पे क्वेश्चन अलग पूछा है, ठहरो जाने दो, क्वेश्चन अलग है। चलो एक काम करो बेटा, ये टॉपिक शुरू करने के पहले दो चार चीजें आपको मैं लिख के देता हूँ। एक काम करो, नोटबुक लो, सब लोग नोटबुक लो, राइट। सारे फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट लिखने हैं हमको, और कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के फॉर्मेट लिखने हैं, ठीक है। तो लिखो, पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। पहली एडजस्टमेंट लिखो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बोलो बेटा, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लिखते जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड बोलो दूसरा इफेक्ट, बोलो, बैलेंस शीट एसेट। क्या बोल रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, एवढं पण येत नाही का रे गाढवांना। हा, नीचे झालं 49 होणार है 12वीं। नीचे नोट लिखो बेटा, नोट क्या लिखोगे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। यानी क्या बेटा, अगर प्रॉब्लम में दो वैल्यूज आई तो कौन सी लोगे, जो नीचे है, जो कम है वो लेंगे। समझो कॉस्ट प्राइस 10 लाख है, मार्केट प्राइस 12 है, तो कौन सी लोगे बेटा, 10। लिखो आगे, सेकंड, सेकंड एडजस्टमेंट लिखो बेटा, नंबर 2। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ऐसे होती है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में होता है वो, तो उसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाए, बोलते नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपके। सेकंड लिखो, नंबर 2, अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस। बेटा बताओ, गुड्स परचेस किया पर एंट्री करना भूल गए, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कंप्लीट ओमिशन है, बोलो क्या एंट्री होती है, एड इन परचेसेस। और किससे परचेस करते हैं हम गुड्स, क्रेडिटर्स, तो लिखो एड इन परचेसेस, परचेस के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग डेबिट। दूसरा इफेक्ट, एड इन क्रेडिटर्स, दूसरा इफेक्ट, एड इन क्रेडिटर्स। वेरी गुड। वाई क्रेडिटर्स कैश का नहीं, आय का। सपोज बेटा कैश परचेस होते हैं तो वो ऑन रिकॉर्ड होता ही नहीं, कैश में इंपैक्ट होता है। क्रेडिट परचेस भूल जाता है आदमी, कैश परचेस कभी नहीं भूलता है, क्योंकि रियल कैश गई हुई रहती है तो याद रहता है। अभी समझो बेटा 28 मार्च है, इसने मुझे गुड्स भेज दिया, मैं एंट्री करना भूल गया क्योंकि उधारी पे आए थे, तो विच परचेस इज मोर चांसेस ऑफ अनरिकॉर्डेड,
क्रेडिट परचेस। तो लॉजिकली ऑलवेज क्रेडिट परचेसेस आर अनरिकॉर्डेड। तो हम गुड्स किससे परचेस करते हैं? क्रेडिटर से। तो ऐड इन परचेस, ऐड इन क्रेडिटर्स। अगर इसका जर्नल एंट्री जानना है तो एंट्री होता है इसका परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो परचेस बढ़ गए और क्रेडिटर्स बढ़ गए। नेक्स्ट लिखो नंबर 3, अनरिकॉर्डेड सेल्स। या अनरिकॉर्डेड सेल्स। लगाओ दिमाग और आंसर दो। ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स। ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स। ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स। लिखा? इसकी अगर जर्नल एंट्री करना है तो क्या होगा? बोलो कोई भी। अरे गाढ़ कुटला की डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नंबर 4, मैं जर्नल एंट्री इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि आप सीए पढ़ रहे हो, नहीं तो 11 12 के ऐसा हो जाएगा। नंबर 4 लिखो। नंबर 4 लिखिए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बोलो बेटा। हम गुड्स फ्री में बांटते हैं तो गुड्स कम्स इन और गोज आउट? गोज आउट। और किस लिए बांटते हैं? एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट कहाँ पे होता है? पी एंड ए। अब इसको आप दो प्रकार से इफेक्ट दे सकते हो। पहला इफेक्ट लिखो, ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट ऑब्लिक लेस फ्रॉम परचेसेस। ट्रेडिंग क्रेडिट ऑब्लिक लेस फ्रॉम परचेसेस। दूसरा इफेक्ट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। अभी ध्यान से सुनो बेटा, हम फ्री में गुड्स क्यों बांटते हैं? बोलो सब लोग। एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट कहां पे आता है? पी एंड एल डेबिट। सेकंड इफेक्ट सबको समझ में आ गया। अब पहला इफेक्ट मजेदार है। ट्रेडिंग के क्रेडिट को तो समझ में आ गया क्योंकि गुड्स बांटा है यानी गुड्स कम्स इन और गोज आउट। कम्स इन यानी ट्रेडिंग डेबिट, गोज आउट यानी ट्रेडिंग क्रेडिट। पर मैंने उसका और वाला इफेक्ट लिख के दिया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेस फ्रॉम परचेसेस। क्यों लिख के दिया? तो आपको याद होगी इसकी जर्नल एंट्री 11th में करते थे हम, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। तो परचेस बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। सर ऐसा क्यों करते हैं? समझ के लो बेटा। ये पेन मैंने परचेस किया 10 रुपए में। कितने में किया? 10। कस्टमर को मैं बेचता हूं 15 में। अब आज मुझे इस पेन की मार्केटिंग करनी है, मैं सबको फ्री में बांट रहा हूं। तो मेरे लिए इस पेन की कॉस्ट 15 रुपए या 10 रुपए? तो 10 मेरी कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस है या परचेस? इसलिए इसको परचेस में से क्या करते हैं? माइनस। समझा लॉजिक? नेक्स्ट आगे का, गुड्स टेकन बाय ओनर या प्रोप्राइटर। गुड्स टेकन बाय ओनर ऑब्लिक प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स टेकन बाय ओनर ऑब्लिक प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है? बोलो, ओनर ने खुद के लिए गुड्स ले आए, क्या है बेटा? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां से माइनस होता है? कैपिटल। देखो पहला इफेक्ट, लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल लिख दिया। सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट बेटा, अब बेटा कैपिटल अगेन मैं मेरी दुकान से गुड्स ले रहा हूं तो कौन से प्राइस में लूंगा? तो सेम परचेस में से क्या होगा? माइनस। ठीक है? उसके भी सेम इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट ऑब्लिक लेस फ्रॉम परचेसेस। ट्रेडिंग क्रेडिट ऑब्लिक लेस फ्रॉम परचेसेस। ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। गुड्स, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम पार्टली। गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ऑनलाइन वाले जिंदा हो क्या बेटा?
गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम पार्टली। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 10,000 के गुड्स आग में जल गए और आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी बोली कि भैया हम इसके 7,000 रुपए देंगे, तो आपका रियल में लॉस 10 का हुआ, 7 का हुआ या 3 का। तो ये एक में वैसी एडजस्टमेंट होती है जिसके कितने इफेक्ट होते हैं, 3, 4 नहीं, कितने होते हैं, 3। तो पहला गुड्स चला गया यानी ट्रेडिंग क्रेडिट। लिखो फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट ऑब्लिक लेस फ्रॉम परचेज। जब जब ट्रेडिंग क्रेडिट लेस फ्रॉम परचेज, ट्रेडिंग क्रेडिट ऑब्लिक लेस फ्रॉम परचेज, ब्रैकेट में लिखो फुल वैल्यू, फुल वैल्यू, फुल वैल्यू। लिखा बेटा? सेकंड, सेकंड लिखो बेटा, सेकंड लो, बैलेंस शीट असेट, बैलेंस शीट असेट क्लेम वैल्यू, बैलेंस शीट असेट क्लेम वैल्यू। लिखा? एंड तीसरा इफेक्ट, पी एंड एल डेबिट, पी एंड एल डेबिट, ब्रैकेट में लिखो एक्चुअल लॉस, पी एंड एल डेबिट, ब्रैकेट में लिखो एक्चुअल लॉस। लिखा बेटा? अभी देखते जाइए एक एक। जैसे इसमें सबसे पहली चीज, गुड्स 10,000 का लॉस हुआ, राइट, और इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम जो है 7,000 दे रही है। तो गुड्स कितने का गया, 10, तो ट्रेडिंग क्रेडिट में कितना आएगा, 10, या परचेस में से माइनस कितना होगा, 10। इंश्योरेंस कंपनी कितना देने को तैयार है, 7। तो अभी मिला नहीं है, आना है, आना है यानी एसेट है लाइबिलिटी, एसेट, तो वहां पे आएगा 7। और रियल में लॉस कितना हुआ फिर, 10 का, 7 का या 3 का, 3,000 कहां पे आएंगे, पी एंड एल डेबिट। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब आगे सुनिए, इसकी अगर जर्नल एंट्री करनी है तो ऐसी होती है बेटा, परचेस में से माइनस हो रहा है, बराबर है, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर डेबिट क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, डेबिट क्या होगा, पी एंड एल अकाउंट, ऐसे। नेक्स्ट लिखो, अब दो डेंजर एडजस्टमेंट जो सीए फाउंडेशन लेवल पे आती है, लिखो, गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस। पहले इफेक्ट लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। लिखो नंबर 1, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम सेल्स, ब्रैकेट में लिखो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। लिखा? लिखा क्या? दूसरा, सेकंड, लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स, तीसरा लिखो, तीसरा इफेक्ट, एड इन क्लोजिंग स्टॉक, एड इन क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट में लिखो उसके सीपी, कॉस्ट प्राइस। चौथा इफेक्ट लिखो, एड इन क्लोजिंग स्टॉक, लिया ना रे बाबा, मी नाही झोपेत, एड इन क्लोजिंग स्टॉक, अगेन ब्रैकेट में लिखो सीपी। लिखा? अभी बेटा इसका मीनिंग क्या है समझ के लो सब लोग। अभी जैसे ये 4 इफेक्ट क्यों हुए पहले ये समझ के लो, और फिर हम आगे का देखेंगे। इस एडजस्टमेंट का एक पूरा टॉपिक था आपके सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में। अभी वो टॉपिक नहीं है तो इसको समझ के लेना पड़ेगा। समझो बेटा, मेरी एक दुकान है जिसका प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर लेने को तैयार नहीं,
थर्ड क्लास प्रोडक्ट है। और ये तीनों भी मेरे सेल्समैन है कि बाबा इन्होंने अगर वो बेचा तो इनका सैलरी होने वाला है, और आप सब लोग व्यापारी लोग हो। तो अभी इनको बोला मैं 25 तारीख आ गई, तुम्हारा पगार वगार कुछ होने वाला है नहीं, कुछ भी करो, उधारी में बेचो, कुछ भी करो, पर बेचो गुड्स। तो ये आपके पास आए, अरे ये हमारा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, इसका नाम है अप्सरा पेंसिल। नाम के वैसे बिल्कुल नहीं है, पर अप्सरा पेंसिल, ठीक है। तो आपको बोला कि आप प्लीज ले लो। अब रहे फालतू है, नाम से भी कुछ नहीं लग रहा है, नहीं चाहिए। फिर इन्होंने बोला प्लीज मेरे नौकरी का सवाल है, उधारी पे ले लो, बेचने के बाद पैसा दे देना। क्या करना? बेचने के बाद पैसा दे। ठीक है, बहुत ही अच्छी लॉटरी लग गई। तो इन्होंने आपको सबको 10-10 हजार का बेच दिया। तो जब इन्होंने उधारी पे बेचा होगा तब क्या एंट्री की होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया होगा, हाँ या ना? बोलो डेटर बढ़ गए और सेल्स बढ़ गए। यहां तक क्लियर है क्या सबको? अरे जब उधारी पे ए को गुड्स बेचा तो एंट्री क्या करेंगे? ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ए कौन है? डेटर। तो डेटर बढ़ गया, सेल बढ़ गया। यहां तक क्लियर है? अब क्या हो गया, इनकी ऐसी गाड़ी चली रही थी, बीच में साल एंड हो गया, 31 मार्च आ गया। अब बॉस बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ अरे ये उधारी पे दिए वाले लोगों का क्या हुआ, जा पैसा लेके आ, साल खत्म होने को आ गया। तो ये आ गए तुम्हारे पास, वो सर आपने वो पेंसिल ली थी ना, उसका पैसा दो। अब ए फालतू पेंसिल के इनके मुंह पे फेंक के मारा, कोई नहीं, वापस लेके जाओ, बोले अपने को नहीं चाहिए। तो ये गुड्स वापस आ गए। तो इसको बोलते हैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेल ऑन रिटर्न बेसिस। तो मुझे बताओ, जो ये सपने देख रहे थे सेल हो गया, अब वो रिवर्स हो जाएगा। जो डेटर थे अब वो पैसे देंगे क्या? नहीं। तो सेल जो बढ़े हुए थे, सेल क्या हो जाएंगे? तो लेस फ्रॉम सेल्स। जो डेटर बढ़े हुए थे वो भी क्या हो जाएंगे? कम, लेस फ्रॉम डेटर्स। और गुड्स आ जाएगा, यानी आपका 31 मार्च का जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, वो बढ़ेगा या कम होगा? पर क्लोजिंग स्टॉक दो जगह होता है, कहाँ कहाँ पे? ट्रेडिंग क्रेडिट में होता है, बैलेंस शीट। तो इसलिए दो बार लिखा मैंने, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। क्या लिखा हमने दो बार? एड इन क्लोजिंग स्टॉक, एड इन क्लोज। पर अभी दिक्कत क्या है, जब आपको बेचा था शायद 1 लाख रुपए का बेचा होगा, पर इसकी कीमत, ये सेलिंग प्राइस 1 लाख है, पर इसकी कॉस्ट प्राइस कम रहेगी कि नहीं? तो ये सेल में से माइनस 1 लाख होगा, डेटर में से माइनस 1 लाख होगा, पर स्टॉक में ऐड 1 लाख नहीं होगा, 80 हजार। क्योंकि हमने बेचा ही नहीं तो प्रॉफिट काउंट होगा क्या? तो स्टॉक में कौन सी प्राइस ऐड होगी? कॉस्ट प्राइस। इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा? ऐड इनक्लूड सीपी। सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? मजा आया? चलो ऐसी और एक डेंजर वाली एडजस्टमेंट लिखो। नंबर क्या है? 8। लिखो, गुड्स टेकन बाय ओनर। ऑनलाइन वाले मजा आ रहा है क्या बेटा? समझा क्या? एक बार हैंड्स अप कर दो भाई लोग। एक, दो, दो, दो ही लोगों को समझा। तीन, चार, धन्यवाद। लिखो, गुड्स टेकन बाय ओनर, गुड्स टेकन बाय ओनर wrongly included in sales. Goods taken by owner wrongly included in sales. अब ये तो बहुत बढ़िया है। क्या हुआ, मेरे दुकान से गुड्स मैंने लिए, तो इट्स अ ड्राइंग एक्चुअली, पर मेरा अकाउंटेंट तुम्हारे वैसा है, बेअकली, नींद में है, उसको लगा मैं भी कस्टमर हूं। मैं भी क्या हूं बेटा? कस्टमर हूं। तो उसने एंट्री किसकी कर दी बेटा? सेल्स की। उसने एंट्री किसकी कर दी? सेल्स। तो गलती से क्या बढ़ गए होंगे? और अगर मुझे अगर कस्टमर समझा तो डेटर्स भी बढ़ गए होंगे। तो सेल्स बढ़ गए, डेटर बढ़ गए, पर एक्चुअल में तो मैंने लिया है। मैंने लिया यानी क्या है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग कहां से माइनस होती है? कैपिटल। और वो परचेस में से क्या होना चाहिए? माइनस। तो अब इसके इफेक्ट भी कितने होते हैं बेटा? 4। कितने इफेक्ट होते हैं? 4। देखो पहला इफेक्ट, लेस फ्रॉम सेल्स, क्योंकि गलती से सेल बढ़ गए, लेस फ्रॉम सेल्स। ब्रैकेट में लिखो ट्रेडिंग क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट, मेरा पर्सनल है वो, पर्सनल यानी क्या? ड्राइंग्स, लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल। लिखा बेटा? तीसरा, नंबर 3,
लेस फ्रॉम कैप, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्या किया तुमने, बोलो। लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम कैपिटल, अच्छा ठीक है चलेगा। तीसरा इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स। और चौथा इफेक्ट लेस फ्रॉम, बोलो, परचेस, लेस फ्रॉम परचेस। फर्स्ट डेंजर है, क्यों हुआ ऐसे, सुनो। अभी एक गधे के वैसा दिमाग से निकाल दो, लेस का अपोजिट इफेक्ट ऐड होता है? परचेस में से माइनस क्यों किया, क्योंकि ओनर ने लिया है, बराबर है। कैपिटल में से माइनस क्यों क्यों किया, क्योंकि वो ड्राइंग्स है। और गलती से क्या बढ़ गए थे, तो सेल में से माइनस, और क्या बढ़ गया था, डेटर्स, इसलिए डेटर में से। डन। चलो नंबर 9 फाइनल अकाउंट या एडजस्टमेंट चालू करो, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट नंबर 9। नंबर 9 लिखो। अभी ये गुड्स से रिलेटेड मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो चुकी है, राइट। सिर्फ एक रहेगी ये लास्ट, गुड्स से रिलेटेड लिखो। गुड्स यूज्ड फॉर, गुड्स यूज्ड फॉर फिक्स असेट, गुड्स यूज्ड फॉर फिक्स असेट। ये भी बहुत अच्छी एडजस्टमेंट। समझो बेटा मेरी सीमेंट की दुकान है, ओए, मेरी सीमेंट की दुकान है, ठीक है। अब मुझे, ये मेरा ऑफिस है, मुझे यहाँ पे एक दीवार बनानी है। दीवार बनाने को सीमेंट लगेगा, तो मैं सीमेंट बाजू वाले से लाऊंगा या खुद के दुकान का यूज करूंगा, तो मेरा गुड्स बढ़ेगा या कम होगा। अब वो दीवार में यूज हो रहा है, तो दीवार कौन सा असेट है, अमिताभ बच्चन, फिक्स असेट। दीवार कौन सा असेट है, फिक्स असेट, तो फिक्स असेट में ऐड हो जाएगा। अगर मैं बाहर से सीमेंट लाता तो एंट्री करता फिक्स असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अब अपनी ही दुकान का सीमेंट है तो क्या करूं, फिक्स असेट अपने ही है, और परचेस में से क्या होगा, माइनस, तो कौन बोलेगा दो इफेक्ट। एक तो फिक्स असेट बढ़ गया, ऐड इन फिक्स असेट, और दूसरा इफेक्ट लेस फ्रॉम परचेसेस। लिखो, ऐड इन फिक्स असेट एंड लेस फ्रॉम परचेसेस, या ट्रेडिंग क्रेडिट। लेस फ्रॉम परचेस भी लिख सकते हो या ट्रेडिंग क्रेडिट भी। मजा आ रहा है क्या अभी तक, ओए भाई लोग। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 10, बस गुड से रिलेटेड इतनी थी। अभी नंबर 10 लिखो, नंबर 10, राइट। नंबर 10, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन। लोन पे ब्याज मिलता है या देना पड़ता है बच्चा लोग, देना पड़ता है। बोलो फिर, इज इट इनकम और एक्सपेंसेस, एक्सपेंस, वो भी कैसा वाला, इनडायरेक्ट। तो पहला इफेक्ट बोलो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। लिखो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, देना है, बोलो। अरे लोन कहाँ पे होता है, लाइबिलिटी, तो उसका इंटरेस्ट भी कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी। सो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी, सेकंड इफेक्ट बेटा बैलेंस शीट लाइबिलिटी। डन। नंबर नेक्स्ट जो भी है, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलो बेटा, बोलो बेटा। इनकम है पी एंड एल क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट। पी एंड एल क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट, क्योंकि वो आना है, आना है तो क्या रहेगा बेटा, एसेट। जनरली ये दोनों भी हिडन एडजस्टमेंट आती है, हमको ढूंढ के करना है। अब जो मैं चार एडजस्टमेंट लिख के दूंगा वो विद जर्नल एंट्री लिख के दूंगा, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस पेबल भी बोलते हैं, एक्रूड भी बोलते हैं, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है लॉजिकल? यू हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंसेस बट इट इज नॉट एट पेड, और वो पेड नहीं है इसलिए रिकॉर्डेड नहीं होते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करो। तो जो खर्चा यूज हो गया पर पेड नहीं किया, तो अब उसको पेड करना है, रिकॉर्ड करना है, तो उससे खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो खर्चे में क्या करोगे? ऐड। और पेड करना है यानी आना है या देना है? तो एसेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। तो लिखो दो इफेक्ट, ऐड इन एक्सपेंसेस, ऐड इन एक्सपेंसेस। दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट, बोलो, लाइबिलिटी। कोई जर्नल एंट्री बोलेगा इसकी? बोलो, जर्नल एंट्री किसको आती है क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। इंटरव्यू में पूछते हैं अकाउंटेंट को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री बता। ऑनलाइन में कोई बताएगा क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री बोलो, गधे लोग, बोलो बोलो बोलो। सैलरी ₹10,000 इज आउटस्टैंडिंग, बोलो इसका जर्नल एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो उसका एंट्री वही होता है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। समझे क्या? लिख के रखो, कभी पूछेंगे तो। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। लिखा सबने? नेक्स्ट लिखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड को और शब्द क्या है? अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड को क्या बोलते हैं? अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड ऑब्लिक अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, बोला बेटा, बोलो। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस बैलेंस शीट असेट। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस बैलेंस शीट असेट, बोलो बोलो। एंट्री कौन बोलेगा? ये तो आ गया, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री कौन बोलेगा भाई? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, वेरी गुड। लिखा? लिखा क्या? चलो, नंबर नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम हो चुकी है पर मिली नहीं, बोलो। बोलो ना भाई। अरे 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 अरे, तुम्ही 12वी पण अटेंड केला आहे, 11वी पण। ऍड इन इनकम एंड बैलेंस शीट असेट, लिखो, ऍड इन इनकम एंड बैलेंस शीट असेट, ऍड इन इनकम एंड बैलेंस शीट असेट। जर्नल एंट्री कौन बोलेगा? बोलो, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। लिखा? नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो बेटा। प्री रिसीव्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लिखो बेटा।
income received in advance, income received in advance. Less from income, balance sheet liability. देखिए अभी यहाँ पे ध्यान दो, इसकी एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री, इससे इनकम कम होगी, बराबर है कि नहीं बेटा? तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो अभी जिन लोगों को ये जर्नल एंट्री नहीं आती है, उनको आज लास्ट चांस है कि इसका लॉजिक समझने की। और ये अगर नहीं भी आती है, क्योंकि ये बेटा पूरे 8 टॉपिक में आने वाली है एंट्री। अभी जो 4 टॉपिक सीख रहे हैं वो, और इसके बाद के 4, टोटल 8 टॉपिक में ये चारों एंट्री आती है। तो इसका लॉजिक मालूम होना बहुत जरूरी है। आपको कितना भी आता हो नहीं आता हो, तो दिस इज द लास्ट चांस टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। देखो यहाँ पे ध्यान, सभी लोग ध्यान देंगे। विथ एग्जाम्पल देखो, आइए। पहला मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। दूसरा क्या बताया आपको, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तीसरा बताया आउटस्टैंडिंग इनकम। और चौथा बताया है प्री रिसीव्ड इनकम। अभी 11th हो, 12th हो, सीए फाउंडेशन हो, गलती से आगे इंटरमीडिएट फाइनल, किधर भी जिंदगी में जाओ, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि ऐसा खर्चा जो आपने, ऐसी इनकम या ऐसा खर्चा जिसका ट्रांजैक्शन तो हो चुका है, जिसका ट्रांजैक्शन तो हो चुका है, पर उसका अभी तक पैसा नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। ये बराबर है? तो बेटा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ध्यान से देखो। जनरली वी मेड अकाउंट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स, राइट। अब समझो बेटा मेरे बिजनेस में सैलरी है 10,000 पर मंथ में देता हूं एम्प्लॉय को। कितना देता हूं? 10,000 पर मंथ। इफ आई एम प्रिपेयरिंग अकाउंट फॉर 12 मंथ्स, तो मैंने सैलरी कितना पेड करना चाहिए? किसको मालूम, बोलना है? अरे 10,000 पर मंथ है, तो मैंने 12 महीने के कितना, 1,20,000 ना गधे लोग। हाँ, पर यहाँ पे 90,000 ही दिख रहा है। कितने दिख रहा है बेटा? 90,000। इसका मतलब ये हुआ, मैंने एम्प्लॉय से सर्विस तो ली 12 महीने की, तो उसको पगार सिर्फ 9 महीने का दिया है, तो इट मीन मुझे और 3 महीने का देना पड़ेगा। अब ये ट्रायल बैलेंस में 90,000, 90 क्या है बेटा? पेड। तो मैं ऐसा पी एंड एल अकाउंट बनाऊंगा 12 महीने का, और उसमें लिख दूंगा टू सैलरी 90,000। कितना लिख दूंगा बेटा? सैलरी 90,000। ये समझ में आया आपको? अब आपका तो अकाउंट 12 महीने का है, तो आप अगर सिर्फ 90 लिख दोगे तो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो नहीं होगा। मर्केंटाइल सिस्टम क्या बोलता है कि भैया पेड भी नहीं किया है तो भी काउंट करने दे, तो गलत हो जाएगा। आज ना कल तो एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। अपन ऐसा बोलेगा कि साल खत्म पैसा खत्म नहीं मिलेगा,
देना तो पड़ेगा। तो ये सैलरी भले 90 लिखा है, लेकिन मेरा साल भर का सैलरी का खर्चा कितना होने वाला है? 1,20,000। तो मैं अभी भी उसको कितना लिखूंगा तो 1,20 होगा? 30। तो 30 को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई, डिवीजन या प्लस ऐड करना पड़ेगा। ये +30। नसीब वो सिंबल नहीं है हमारे इसमें, है? नहीं तो मर जाते थे। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दूंगा, राइट। तो ये उसको मैं देना लगता हूं। अब बेटा ये मैंने दिया है तो देना बाकी है, बाकी है देना है, यानी एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। इसलिए जब भी बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, उसका पहला इफेक्ट क्या होता है? ऐड इन एक्सपेंसेस। और देना है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? लायबिलिटी। हैव यू अंडरस्टैंड? अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनी समझ के लो सब लोग, क्योंकि आप सीए फाउंडेशन सीख रहे हो, 11-12 नहीं सीख रहे हो। तो अगर मैं सैलरी पेड करता हूं तो मेरी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो मैंने साल भर में जो 90,000 सैलरी पेड की, उसकी एंट्री मैंने ऐसे की होंगी बुक्स ऑफ अकाउंट में, हर महीना 10,000 सैलरी टू बैंक, सैलरी टू बैंक, ऐसे 9 बार की होगी। लेकिन जो सैलरी मैंने पेड नहीं की, जो अब मुझे रिकॉर्ड करनी है, उसकी एंट्री मैं करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट बेटा? 30, क्योंकि और 30 देना है। और टू बैंक लिखूंगा क्या बेटा? टू बैंक नहीं लिख सकता क्योंकि दिया ही नहीं है, तो अभी देना बाकी है। बाकी है यानी एसेट या लायबिलिटी? तो लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। इसलिए इनकी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब मेरा ये तो एंट्री आपको मैंने बताई भी। अब मेरा प्रश्न ये है क्लास में बैठे हुए सारे स्टूडेंट से, अब जरा प्रॉपर आंसर देना। सैलरी कौन सा अकाउंट है? अरे बोल दो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल। बैंक? पर्सनल। वेरी गुड। ये वाला सैलरी भी इधर इधर कोई फर्क है क्या गधे लोग? नॉमिनल ही है। हाँ, स्पेलिंग अलग दिख रहा है। ये कौन सा अकाउंट है? दिस इज द क्वेश्चन दैट विल इंक्रीज योर नॉलेज। यस, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पर्सनल अकाउंट। बोल दो, मैं जब रिकॉर्ड करता हूं तो उस स्टाफ के नाम से करता हूं कि रमेश को पगार देना बाकी है, तो दैट इज पर्सनल अकाउंट। एंड हु दे आर क्रेडिटर्स। अब वो कौन हो गए? मेरे क्रेडिटर्स, क्योंकि मैं इसको पैसा देना लगता हूं। तो हु इज शी फॉर मी? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर का अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। अब लॉजिक समझा? जिंदगी भर याद रहेगा। तो ऑल एक्सपेंसेस ऑलवेज ऐड एंड दैट इज लायबिलिटी। अब इसका एग्जैक्टली अपोजिट, प्रीपेड, यानी ज्यादा दे दिया। ज्यादा दे दिया तो अब कम करो क्योंकि इस साल का नहीं है। और अब मुझे आपसे उल्टा आना है। आना है यानी क्या बेटा? आज से। अब एग्जाम्पल देखेंगे फिर से, सेम एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे सैलरी 10,000 पर मंथ है बेटा, और यहाँ पे लिख दिया 1,40,000। कितना लिख दिया बेटा? 1,40,000। तो मैंने इसका मतलब साल भर में 1,40,000 पेड कर दिया होगा, राइट। बोलो मैंने एंट्री कर दी सैलरी टू बैंक 1,40,000 साल भर में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा टू सैलरी 1,40,000। ये समझा सबको? अब इधर ध्यान दो बेटा। अब इस 1,40,000 में से आपको माइनस करना है। कितने माइनस करना है बेटा आपको? कितने माइनस करना है आपको? अब मुझे बताओ, साल भर का पगार 10,000 के हिसाब से एक भी चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये मेरा 12 महीने का अकाउंट है। इसका मतलब मेरे एम्प्लॉय ने मेरे से 2 महीने का पगार ज्यादा ले लिया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस। तो प्रीपेड क्या होगा? माइनस, क्योंकि ये इस साल का नहीं है, यहां से माइनस। और अभी आज के घड़ी में यानी 31 मार्च को आपने मुझसे ज्यादा पगार लिया, तो मुझे आपसे आना है। आना है यानी क्या? आज से। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बोलो? देखो बेटा, जब मैं पेड कर रहा था मैंने एंट्री की होगी सैलरी टू बैंक, और मैंने कितना ज्यादा पेड कर दिया? 1,40,000, बराबर है। अब मुझे बेटा 20,000 आपसे आना है, तो इसमें का 20,000 खर्चा कम करना है। बोलो बोलो, मैं एंट्री करूंगा बेटा प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये अभी आपसे मुझे पैसा आना है। यू बिकम माई डेटर। आप मेरे कौन हो गए? डेटर। तो आपका अकाउंट क्या करूंगा मैं? डेबिट। एंड टू, सैलरी जो बढ़ के दिख रही थी उसको कम करना पड़ेगा। कम करना है तो बढ़ती है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट। ऐसी एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। अंडरस्टैंड? यानी जो भी खर्चा रहेगा, यहाँ पे सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। इंश्योरेंस रहेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस।
मैं आपको पूरे डेप्थ में सिखा रहा हूं कि बाद में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? सिमिलरली बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी बेटा समझो अपने क्लास में 10 स्टूडेंट है, हर एक की फीस 50,000 है, तो मेरी इनकम कितनी दिखनी चाहिए बेटा? 5 लाख। पर इनकम दिख रही है 4,40,000, तो कितनी आना बाकी है? तो मेरी इनकम ज्यादा दिख रही है कम? कम, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा बोलो? ऐड। और आपसे मुझे अब आना है, बिकॉज इट्स इनकम, देना नहीं है, आना है। आना है यानी क्या बेटा? आना है यानी क्या? एसेट। इज दिस क्लियर? अब आते हैं हम लास्ट। समझो बेटा फीस आनी चाहिए थी 5 लाख, पर गलती से आ गई 5,10,000। किसी ने ज्यादा दे दिया, सर बाद में देखेंगे, रख लो। तो सर के पास 10,000 ज्यादा आ गए, तो सर की इनकम ज्यादा दिख रही है कम? ज्यादा दिख रही। तो क्या होगा बेटा? माइनस। और आपका पैसा मेरे पास जमा है, तो मुझे आपको वापस लौटाना पड़ेगा, तो व्हाट इज इट? लाइबिलिटी। अंडरस्टैंड? तो लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होता है, एसेट अकाउंट क्या होता है? डेबिट। इसलिए बेटा इसकी एंट्री होती है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसकी होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस, इसकी आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, और इसकी एंट्री होती है बेटा इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम। ये विथ लॉजिक। और ये डेंजरस है, इसलिए इसको हम लाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल। और आउटस्टैंडिंग का टी ध्यान में रखो, टी कौन सा सिंबल है? प्लस। प्रीपेड के बीच में ऐसा माइनस लिखते जाओ, तो ये कौन सा सिंबल है? माइनस। जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, रहेगा याद। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखो। नेक्स्ट कितने हो गए? ये लिखना है तो लिख लो बाबा, जो नए स्टूडेंट है 11th 12th में 4 बार हो गया सिखा के, फिर भी लिख लो बाबा ये। प्लीज राइट दिस। इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है बेटा, ये एडजस्टमेंट का सारे। लिख लिया? चलो हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट। राइट। नेक्स्ट वन। नंबर क्या है बेटा? 16 नंबर। एडिशनल बेड डेट्स रिजर्व फॉर
इसको रिजर्व नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसको बहुत डेप्थ में समझा है सीए फाउंडेशन में, इसका एक सेपरेट प्रॉब्लम भी आने वाला है और अच्छे से समझने के लिए। रियल हम एडजस्टमेंट अलग करते हैं और रियल बिजनेस में पहले प्रोविजन होती है फिर बैड डेट्स होता है। ठीक है, चलो जाने दो, मोर स्टडी मोर कंडे। आंसर लिखो यहाँ पे, लेस फ्रॉम डेटर्स। दूसरा इफेक्ट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। अभी आप सभी को पता है कि बैड डेट्स, आरडीडी और डिस्काउंट तीनों भी एक साथ अगर प्रॉब्लम में आ गए तो पहले सीक्वेंस वाइज कौन माइनस होता है? बोलो। बैड डेट्स, फिर आरडीडी और फिर डिस्काउंट। क्योंकि इनका सीक्वेंस बदल गया तो सारे अमाउंट बदल जाएंगे, भले ही प्रॉब्लम टैली होगा पर गलत अमाउंट से। दूसरी चीज, अगर इसके साथ साथ प्रॉब्लम में अनरिकॉर्डेड सेल आ गया या और कोई डेटर की एडजस्टमेंट आ गई तो पहले वो करने की फिर इनका नंबर। तो नीचे से लास्ट नंबर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सेकंड लास्ट नंबर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, थर्ड लास्ट नंबर इज बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी पैसा कंफर्म डूब गया, डाउटफुल डेट्स यानी हर साल डूब सकता है, और डिस्काउंट यानी जो लोग टाइम पे पैसा देंगे उनको हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं। समझ में आया? ओके, अभी यहां पे लिख दो चाहिए तो, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट यानी पहला बैड डेट्स, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और तीसरा डिस्काउंट। देन ये हम इसका सेपरेट प्रॉब्लम लेंगे जब 11th 12th और सीए फाउंडेशन में फर्क समझ में आ जाएगा तुमको। नेक्स्ट लो, नंबर 17। नंबर 17 लो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रेडिटर्स। लिखो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। बोलो बेटा, दो इफेक्ट। क्रेडिटर को हम लोग डिस्काउंट देते हैं क्या? हमको डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए इनकम होती है वो। तो बोलो, पहला तो लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, लेस का अपोजिट ऐड मत बोलो बाबा, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, और ये हमारी इनकम है, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। बेटा अब आपको है ना दो इंपॉर्टेंट अकाउंट के फॉर्मेट दे रहा हूं, ये सब लोग ध्यान दो। मुझे नहीं पता, शायद ही आप में से किसी को आते होंगे ये। दिस इज सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, क्योंकि जो अभी वाला पहला प्रॉब्लम था ना वो वही था, क्रेडिटर्स अकाउंट और डेटर्स अकाउंट करके बताओ। दिस इज डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट का ये फॉर्मेट है। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। कोई बोलेगा डेटर्स अकाउंट में क्या क्या आता है? किसी को पता है? हाँ, बाय बाय बैड डेट्स। ओके, वेरी गुड बेटा, बाय बैड डेट्स लिख देता हूं मैं। चलो और बोलो। आरडीडी नहीं आता है डेटर अकाउंट में। आरडीडी की एडजस्टमेंट साल के एंड में होती है, डेटर्स पता चलने के बाद। चलो अब मैं इजी करने की कोशिश करता हूं। ये अकाउंट बेटा इस टॉपिक में ही नहीं, इसके बाद जो सबसे खतरनाक वाला अकाउंट है सिंगल एंट्री, उसमें बहुत यूज होने वाला है। सब लोग ध्यान से सुनो, आप खुद ही आंसर दोगे, मुझे मेरी जरूरत नहीं है, और लास्ट में मैं लॉजिक दे दूंगा आपको इस अकाउंट का, जो मतलब बहुत ही फार स्मार्ट है, काहीच येत नाही त्यांच्यासाठी। अब मुझे बताओ बेटा, डेटर एसेट है या लाइबिलिटी है? अब ये भी नहीं पता तो सुसाइड कर लो, तुमसे ये भी करने लायक नहीं। बोलो, डेटर क्या है? एसेट। तो जिंदगी में बेटा किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है।
क्या होता है बेटा, डेबिट। बोल दो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब बेटा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा कि नहीं? अरे बोलो कुछ तो, बराबर है। अब मैं आपको ट्रांजैक्शन बोलते जाऊंगा, आप ऐसे समझो डेटर नहीं, रमेश नाम का एक व्यक्ति है, उस हिसाब से आंसर दो। गुड्स सोल्ड टू रमेश की एंट्री क्या होगी? तो बोल दो क्रेडिट सेल्स डेटर्स के डेबिट में आएंगे कि नहीं? अरे आपने रमेश अकाउंट डेबिट बोला ना बेटा, तो रमेश डेबिट है ना, डेटर्स डेबिट, बराबर है। गुड्स रिटर्न बाय रमेश की एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश, तो सेल्स अगर डेबिट में है तो सेल्स रिटर्न कहां पे आएगा? क्रेडिट। समझा क्या? नेक्स्ट एंट्री, रमेश ने आपको कैश दिया, बोलो कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश की एंट्री, बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। रमेश यानी कौन? डेटर्स, तो कहां पे लिखोगे? क्रेडिट में। तो जब भी कलेक्शन होता है डेटर से कैश चेक, तो ये कहां पे आता है बेटा? क्रेडिट में। तो यहां पे लिख दिया मैंने कलेक्शन। उसके बाद बेटा अगर डेटर्स ने आपको बीआर दिया, डेटर्स ने आपको क्या दिया? बीआर, बिल्स रिसीवेबल, तो क्या एंट्री होगी? डेटर के पास से, रमेश के पास से बीआर आया, बोलो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो यहां पे लिखूंगा मैं बाय बीआर, राइट। अब वो बीआर डिसऑनर हो गया, ले फेंक के मारो उसके मुंह पे, बोलो रमेश अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये सब 11 12 का बेसिक तो आने वाला है बेटा, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। ये लिख दिया बीआर डिसऑनर। उसके बाद और आगे जाते हैं, सुनो। रमेश ने अपना पैसा डुबा दिया, तो क्या एंट्री करते हैं हम? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, तो बैड डेट्स कहां पे आता है? क्रेडिट में। रमेश को अपन ने डिस्काउंट दिया, चल थोड़े पैसे कम दे, बोला, बोलो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश, तो डिस्काउंट अलाउड भी इधर आता है। डिस्काउंट अलाउड भी किधर आता है बेटा? इधर ही आता है। और कभी कभी हम लोग डेटर्स को ऊपर से अलाउंसेस देते हैं, क्या देते हैं बेटा? अलाउंसेस। तो ये है डेटर्स अकाउंट। जिंदगी भर याद रखना, ऐसे ही होता है। आपको सीए फाउंडेशन में भी बनाना है, सिंगल एंट्री टॉपिक में भी बनाना है, रियल लाइफ में रोज डेटर अकाउंट बनता है, इंटरमीडिएट में भी बनाना है, सीए बनने के बाद। सर इसको याद कैसा रखे? तो बहुत सिंपल है बेटा। डेटर क्या है मैंने बोला शुरुआत में, एसेट है या लाइबिलिटी? दुनिया के किसी भी एसेट अकाउंट का लॉजिक ये होता है, शुभ लाभ। यानी क्या? जिससे डेटर बढ़ते हैं वो डेबिट में आता है, जिससे कम होता है क्रेडिट में। सर प्रूव करो, देखो डेटर से शुरुआत में पैसा आना था, तो डेटर बढ़े या कम हुए? उसको उधारी में गुड्स बेचा, तो डेटर बढ़े या कम हो गए? बढ़ गए। आपने चेक डिसऑनर किया, तो मैं आपसे पैसा मांगूंगा, तो डेटर बढ़े या कम हुए? बढ़ गए। फिर आपने गुड्स वापस किया, तो आपका बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। आपने मुझे पैसा दिया, तो आपका बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? मेरे बुक में कम होगा ना। आपने मुझे चेक दे दिया, तो आपका बैलेंस मैं बढ़ाऊंगा कम करूंगा? कम करूंगा। आपने पैसा डुबा दिया, मैं बैलेंस बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? मैंने आपको डिस्काउंट दिया, बैलेंस बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? मैंने आपको अलाउंसेस दिए, बैलेंस बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? कम। और ये लास्ट में आंसर। अब अगर सबको डेबिटर्स अकाउंट समझा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट भी समझना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल रहेगा ना। चलो पहले ये ड्रॉ करो और क्रेडिटर्स करके बताओ। हाँ, अलाउंसेस म्हणजे सपोज बेटा मैंने आपको गुड्स भेजा और गुड्स कुछ डिफेक्टिव निकला, तो आप बोले ठीक है मैं वापस नहीं करता हूं, मुझे उसके रिपेयरिंग का पैसा दे दो, तो उसको अलाउंस।
देखते हैं आपको कितना दिमाग है, अच्छे से दिमाग लगाना। ऐसे ही टाइम पास। अरे बेटा वो तो लॉजिक है ना, उससे डेटर्स बढ़ते हैं इसलिए डेबिट में, इससे कम होते हैं इसलिए क्रेडिट। अगर जिनको एंट्री नहीं आती है तो ये लॉजिक फॉलो कर लो आप, कि डेटर को गुड्स बेचा, समझो आपसे मुझे साल के शुरुआत में 5 लाख आने थे, तो आने हैं ओपनिंग बैलेंस डेबिट, आपको फिर 3 लाख का गुड्स बेचा, तो अब कितने आने हैं आपसे, तो क्या है वो क्रेडिट सेल किधर है, प्लस डेबिट साइड है। फिर आपने एक चेक दिया था पास्ट में, जब मैंने बैलेंस कम कर दिया था, वो चेक बाउंस हो गया, 1 लाख का चेक था, तो अब कितने आने हैं, 8 की जगह 9, हो गया डेबिट। अब इधर देखो, 9 लाख आने थे, आपने 20,000 के गुड्स वापस कर दिए, तो अब आपका बैलेंस कितना रहेगा। फिर आपने मुझे कैश दे दी 2,80,000, कितना बैलेंस रहेगा, 5 लाख रहेगा, 8,80, हाँ 6 लाख रहेगा। फिर आपने मुझे नया चेक दिया 3 लाख का, कितना रहेगा, 6 में से 3 गया, कितना रहेगा 3। फिर आप में से उसमें बोले 20,000 में डुबा दूंगा, कितना रहेगा 280। फिर मैं बोला चल यार बहुत अच्छा आदमी है, डिस्काउंट ले ले 30,000, कितना रहेगा 2.5। फिर आप बोले ये गुड्स जरा खराब था, इसके पैसे कट करो, मैंने 10,000 और कट कर दिए, 240। ये मेरा आंसर। तो जिससे डेटर बढ़ता है वो डेबिट में, और जिससे घटता है वो क्रेडिट में, इसलिए प्लस माइनस। ये डेटर ही नहीं बेटा, दुनिया का कोई भी एसेट अकाउंट, फिक्स एसेट है, डेटर है, हर एक में यही लॉजिक है। ठीक है, अब इस बेस पे इसका रेसिप्रोकल होता है क्रेडिटर्स। तो अभी बनाओ क्रेडिटर्स अकाउंट, लगाओ दिमाग। रेसिप्रोकल यानी हर चीज अपोजिट, रेसिप्रोकल यानी हर चीज अपोजिट। और मुझे गारंटी है कि सब लोग गलत करेंगे। झालं, वाह, उघडा डोळे बघा नीट, परत एकदा बघून घ्या। मला काय माहित ना, म्हणतोय। चलो बेटा, अगर ये लिख लिया क्या सबने, अभी सनरी क्रेडिटर्स अकाउंट जो होएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल होगा, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मैं, बोल दो इधर प्लस इधर माइनस, तो बोलते जाओ। बैलेंस ब्रॉट डाउन का अपोजिट, बैलेंस ब्रॉट डाउन ही होता है गधे लोग, नहीं तो क्या। वाह वाह वाह, थैंक यू। हाँ चलो, इसका अपोजिट, अब गधे के वैसा क्रेडिट सेल का अपोजिट कैश सेल मत बोलो, क्रेडिटर्स आर रिलेटेड टू परचेसेस, तो क्या बोलोगे, क्रेडिट परचेस। बी आर डिसऑनर का अपोजिट, हाँ बी आर ऑनर मत बोलो, बिल्स पेबल डिसऑनर। क्रेडिटर को हम बिल्स पेबल देते हैं ना बाबा, हाँ। सेल्स रिटर्न का अपोजिट, वेरी गुड। कैश और बैंक का अपोजिट, कैश और बैंक की होता है, नो कैश नो बैंक नहीं। बी आर का अपोजिट, बिल्स पेबल। बैड डेट्स का अपोजिट, बैड डेट्स का अपोजिट, गुड डेट्स। गधे लोग, बैड डेट सिर्फ डेटर में होता है, क्रेडिटर में नहीं होता, मत लिखो बेवकूफ कहीं के, हर चीज का अपोजिट लिखते हो। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो ना। हमने, हमारे लोगों ने पैसा डुबाया तो चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बोलो, और हमने किसी का डुबाया शान। तो बेटा क्रेडिटर में कोई बैड डेट्स नहीं होता, बैड क्रेडिट्स तो निकले ही मत क्रेडिट कॉइन पे से, हैं? गधे लोग। हाँ, डिस्काउंट अलाउड का अपोजिट, डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउंसेस वो भी देते हैं कभी कभी, और टू बैलेंस कैरी डाउन, समझा। इधर माइनस और इधर प्लस, तो इस पे ही कल का प्रॉब्लम है अपना। मजा आया यहाँ तक, चलो बनाओ अच्छे से क्रेडिटर्स अकाउंट। ये सब 11वीं 12वीं के पाप है बेटा। ठीक है, चलो कल मिलेंगे सेम समय 10:30। धन्यवाद।
बिल्स पेबल देवा चला